देखिए, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता जिसमें पहली क्लास कल हो चुकी है, एक बार रिमाइंड कर लीजिए जिसका छूट गया था, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। नाउ, जैसा कि वैदिक सभ्यता का जो समय माना जाता है, ये कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फिर वैदिक सभ्यता कितने भागों में विभाजित की गई थी? दो। कौन कौन सा? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग वैदिक काल माना जाता है। इस काल को ऋग वैदिक काल इसलिए माना जाता है, इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो वैदिक सभ्यता का समय चालू होता है वो कौन सा होता है? उत्तर वैदिक काल। उसका समय कब से कब तक माना गया है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व तक, अच्छा सॉरी 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इस काल की जानकारी हमें अन्य 3 वेद से मिलती है। अन्य 3 वेद मतलब यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है, इसी 3 वेद से मिलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं वेदों की संख्या 4 है, तो सबसे प्राचीन वेद बोला जाए तो कौन सा वेद होगा? ऋग्वेद। तो इसीलिए इसके ऋग्वेद से जिस काल की जानकारी मिलती है उसे हम लोग ऋग्वेदिक काल करते हैं। बाकी अन्य 3 वेद से जिससे हमें जानकारी मिलती है उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ये सब बता दिए थे। इसके बाद आपको बताया गया था, हम लोग जनरली वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे आर्य के बारे में। आर्य क्या था, कहां से आए थे, कहां बसे, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, इसकी सामाजिक जीवन कैसे थी, आर्थिक जीवन कैसे थे, राजनीतिक जीवन कैसे थे, उसी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो उसी में पहला कड़ी का नाम आता है आर्य की पहचान, और वो क्या थे। तो आर्य जैसा क्या है, एक संस्कृत शब्द है, भाषा से लिया गया आर्य शब्द का, जिसका मतलब क्या बताया गया था? उत्तम, श्रेष्ठ और उच्च कुल का व्यक्ति। तो जैसा माना जाता है इतिहासकार का कि जो संस्कृत का ज्ञाता हुआ करते थे उसे उच्च कुल में माना जाता था, और जो नहीं होते थे उसे कुलीन निम्न कुल में माना जाता था। मतलब वहां नॉलेज के अनुसार भाषा के आधार पर विभाजित कर दिया गया था। इसी कारण है कि आर्य लोग संस्कृत का ज्ञाता थे, इसीलिए उन्हें श्रेष्ठ कुल का माना जाता था। दूसरी बात बताई गई थी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जनक किसे माना जाता है? आर्य को माना जाता है। फिर इसके बाद इसके निवास स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि आर्य का मूल निवास स्थान जो थे अल्पस पर्वत थे। कहां थे? अल्पस पर्वत, जो वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया। तो जैसा कि कल बताया गया था, ये अल्पर पर्वत थे, वहां पर इन लोग का मुख्य निवास स्थान था। वहां से फिर लोग मध्य एशिया में आए, मध्य एशिया से फिर धीरे धीरे जाकर के भारत में प्रवेश किए, और भारत में प्रवेश किए तो भारत में किस स्थान पर सबसे पहले प्रवेश किए? पंजाब और हरियाणा में। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे वो भारत के पूर्वी क्षेत्र की ओर प्रवेश करने लग गए। ठीक है नाउ, लेकिन जिसमें एग्जाम में जो कुछ कुछ नाम लेके नामकरण करके पूछा जाता है कि आर्यों का मुख्य स्थान कहाँ है, उस विद्वानों के नाम और उनके अनुसार आर्यों का निवास स्थान कहाँ था वो आपको जानना भी जरूरी है। जैसे उनमें पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। इनका नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। तो उनके अनुसार मानना था आर्यों का निवास स्थान कहां पर था? आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव। जैसा कि जानते हैं पूरा जो पृथ्वी है वो 2 भाग में ध्रुव में बटा हुआ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ऐसा माना जाता है बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कि आर्य का मुख्य निवास स्थान उत्तरी ध्रुव रहा होगा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति का नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का निवास स्थान कहां माना गया था? कहां माना गया था? तिब्बत। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्यों का जो निवास स्थान माना गया था वो कौन सा पर्वत माना गया था? अल्पस पर्वत के पूरब के निकट यूरेशिया, जो वर्तमान में यूरेशिया के नाम से जाना जाता है, वो माना गया था। लेकिन सबसे प्रमाणिक जो माना गया है आर्यों का निवास स्थान के बारे में, वो मैक्स मूलर के अनुसार माना गया। किसके अनुसार? मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर के अनुसार मानना था कि आर्यों का जो निवास स्थान था वो कहां पर था? मध्य एशिया था। कहां पर था? मध्य एशिया था।
जो सबसे अधिक सर्वाधिक मान्य माना गया है। तो आपसे एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा कि आर्यों का निवास स्थान कहां पर है, तो अगर कोई विद्वान का नामकरण नहीं दिया रहेगा तो ऑप्शन जो मिलेगा उसी के अनुसार मारिएगा, और नामकरण करके दिया जाएगा तो जिसका नाम रहेगा उसी के अनुसार दीजिएगा नाम। ठीक, उसके बाद आपको बताया गया था कि मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन सा देश आते हैं, तो उसमें कौन कौन सा है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। फिर से बोलो, पढ़ा नहीं ये लोग। मध्य एशिया के अंतर्गत बोलो, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। मतलब दो स्थान को छोड़ दीजिएगा, एक अफगानिस्तान एक पाकिस्तान को, बाकी लगभग सभी जगह से वो लोग माना जाता है मध्य एशिया क्षेत्र। उसके बाद बोला गया है आरंभ में, स्टार्टिंग में जब आर्य आए थे भारत में तो वो किस रास्ते से आए थे, पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते वो भारत में प्रवेश किए थे। देखो ये जो भारत का मैपिंग है, ये आपका भारत में जब वो प्रवेश करेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते हुए भारत में प्रवेश किए थे। और भारत में प्रवेश किए थे तो सबसे पहले कहां पर रुके थे वो भारत में, पंजाब और हरियाणा। मतलब मध्य एशिया से होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते वो भारत में आके रुके थे, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, आगे देखिए। अब उसके बाद जैसा कि बताया गया है कि आर्यों की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है, ऋग्वेद में। तो इसे बोला जाता है ऋग्वेद में जानकारी, इसीलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि ऋग्वेद में आर्यों के बारे में लगभग 36 बार वर्णन किया गया है। इसीलिए माना जाता है कि आर्यों का जो जानकारी जो सर्वाधिक जो मिला सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिला। तो ये जो काल रहा होगा ऋग्वेदिक काल रहा होगा, इसीलिए इसमें लिखा गया। तो इसीलिए इस काल का जो नामकरण कर दिया गया ऋग्वेदिक काल कहा गया। उसके बाद आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता का निर्माण किया था, वैदिक सभ्यता। अब इसे सर बोलेंगे कि वैदिक सभ्यता क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आर्य के समय में ही वेद का निर्माण हुआ था, लेकिन उस समय वेद लिखा नहीं गया था। उस समय जो ज्ञान दिया गया था, जिस समय वेद का ज्ञान दिया जाता था उस समय श्रुति लिपि के द्वारा दिया जाता था। श्रुति लिपि मतलब सुन करके, हमसे आप नॉलेज लिए, आप दूसरा को दिए, दूसरा तीसरा को दिए, लेकिन वेद की रचना वैदिक काल में नहीं हुई, उसके बाद के समय में हुई। ठीक है, तो इसीलिए उस समय जो लिपि चलती थी श्रुति लिपि, सुन करके ज्ञान बांटना। जैसे झगड़ा करता है ना, वो झगड़ा हारी को बोला, उसको बोला, तो झगड़ा क्या होता है, श्रुति लिपि होता है। लिख के झगड़ा करते हैं, झगड़ा लिख के करता है नहीं। ठीक, दोस्ती तोड़ देते हैं श्रुति लिपि के द्वारा, उसको बोला फलानवा बोला चिलनवा को खत्म, लिख के कभी करते हैं नहीं। तो इसीलिए आर्य जो द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, तो कि उसमें वेद का पूरा जानकारी हमें मिलता है। और वेद की संख्या कितनी बताए हैं, वेद की संख्या 4 बताए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। ठीक है, आइए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। कल की क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं, आज नहीं करेंगे, टाइम नहीं, फिर खत्म हो जाएगा। आर्यों द्वारा जो भाषा का यूज किया जाता था उस भाषा का नाम क्या था, संस्कृत। मतलब वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद उनका मुख्य व्यवसाय क्या माना गया है, पशुचारण या पशुपालन। कहने का मतलब आर्य लोग मध्य एशिया से जब भारत में प्रवेश किए तो क्या हुआ, पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। बाद में चल के वो कृषि करने लग गए, लेकिन उनका मुख्य पशु पेशा क्या था, पशुपालन, चराना। फिर धीरे धीरे जैसा कि आपको बताएं कल की क्लास में कि 1000 ईसा पूर्व तक आते आते आर्यों ने लोह की खोज कर दिया था। तो लोह से डिफरेंट तरह के उपकरण, औजार और हथियार बनाने लगे जो खेती के काम में विकसित करने लगे। और धीरे धीरे ये सभ्यता कैसे हो गई, विकसित हो गई। अगर सपोज करो कि लोह का आविष्कार नहीं होता तो आज हम लोग की सभ्यता इतने विकसित होती नहीं होता। बिल्डिंग का होता है इतना बड़ा नहीं होता, ईंट से आता गिर जाता। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे सभ्यता का जो लोह युग का हुआ तो धीरे धीरे सभ्यता क्या हो गई, विकसित होती चली गई। और आगे चल के यही जो होगा महाजन पद में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे बताएंगे। तो आर्यों का जो था मुख्य पेशा क्या था, व्यवसाय पशुपालन। बाद में उन्होंने कृषि को एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद आर्य का समाज कैसा था, महिला प्रधान की पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान था। मतलब यहाँ पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती थी।
ठीक है। लेकिन जब सामाजिक व्यवस्था पढ़ाएंगे तो वहां पर स्त्रियां का भी सहभागी लिया जाता था, सहयोग किया जाता था, लेकिन प्रधानता था पुरुष का। ठीक है, आइए इसके बाद जैसा कि जानते हैं हम लोग किसी भी सभ्यता की जानकारी जो लेते हैं वो दो तरीका से लेते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और पुरातात्विक स्रोत का जो आपको बताया गया था कल, तो आपका बोझ कोई अभिलेख और एक अभिलेख आपका दिया गया था। ठीक है, आइए ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताया गया था, क्योंकि हम लोग जिस सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं वो सभ्यता कौन सी सभ्यता है, ऋग्वेदिक काल का है और एक वैदिक सभ्यता है। तो डेफिनेटली जो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहां से मिलेगी, वेद से मिलेगी। और वेद में किस वेद से मिलेगी, ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद के बारे में भी जानना जरूरी है। तो ऋग्वेद एक ऐसी संहिता है जिसमें कुल मंडल या भाग कितने भाग में बांटा गया है, 10 भाग में, जिसमें सूक्त की संख्या कितनी बताई गई है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है, 1028। भाग की संख्या बोला जाएगा कितना है आपका, 10 भाग है। उसके बाद यहां पर जब भाग का जो निर्माण किया गया था ऋग्वेद में, तो 2 से 7 तक पहले निर्माण हुआ है, जिसे प्राचीनतम भाग बोला जाता है। और बाद के जो 3 भाग का निर्माण 2 से 7 के बाद हुआ है। तो उसी के 10वें भाग में पितृ आपका पुरुष सूक्त में आपका चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। चतुर्वर्ण व्यवस्था मतलब समाज जो होता है वर्ण के आधार पर विभाजित हो गया था। वर्ण के आधार पर मतलब जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जाति में आपका विभाजित हो गया था। तो जब सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे तब और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत में आर्यों के आगमन कहां से माना जाता है, मध्य एशिया। ठीक है, उसके बाद बोला गया है आर्यों की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है, ऋग्वेद से। इस ऋग्वेद में किन किन देवताओं का वर्णन मिलता है, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद को के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। कौन सा नाम है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तो उसका मीनिंग के लिए एक वेद बना था जिसका नाम था आयुर्वेद। समझ में आई बात। जैसे हम लोग कुछ मीनिंग समझ में किताब रहता है, किताब का मीनिंग नहीं समझ में आता तो हम लोग डिक्शनरी को ढूंढते हैं ना, क्योंकि इसका मीनिंग हमको मिल जाए। सेम ऋग्वेद में जितने भी मंत्र सूक्त लिखे गए थे उसके अगर मीनिंग को समझना है तो वो आपको आयुर्वेद से समझा जा सकता था, इसीलिए इसको बोला जाता है उपवेद। तो एग्जाम में पूछा जाएगा ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद, रहेगा दिमाग में। आइए, और ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता था, सरस्वती को, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, घग्गर नदी। किस नाम से, घग्गर। आइए अब आइए हम लोग इसका सामाजिक जीवन, जैसा कि हम लोग बताए थे ऋग्वेदिक काल में जो समाज था वो 4 वर्ण में बटा हुआ था। कितने वर्ण में बटा हुआ था, 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसका विभाजन जो किया गया था वो व्यवसाय के आधार पर किया गया था। व्यवसाय मतलब समझते हैं, पेशा, जो जिस काम को किया उसी तरीका से बांट दिया गया। जैसे ब्राह्मण लोग पूजा पाठ का काम करते थे, उसको ब्राह्मण मान लिया गया। क्षत्रिय जो थे वो लड़ाई युद्ध का काम करने वाले व्यक्ति को क्षत्रिय में कर दिया गया। वैश्य मतलब जो कृषि पशुपालन काम किया करते थे उसे वैश्य में बांट दिया गया। शूद्र में इसमें बांट लिया, जो किसी के इच्छा के अनुसार काम करते थे उसे उसको शूद्र में डिवाइड किया गया था। सही में आई बात। तो इसका एक्सप्लेन आगे करेंगे। तो जैसा कि बताया गया है जो ऋग्वेदिक काल जो बताया गया है उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लो। तो ये जो जानकारी आपको बोला गया वर्ण व्यवस्था में जब बांटा गया तो इसमें कुछ बातें रखी गई। बताया गया जो वर्ण व्यवस्था था उसके अलावा भी यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में आयु के अनुसार विभाजन किया गया था। एक मनुष्य का जीवन चक्र किस प्रकार से चलना चाहिए, उसके जीवन चक्र में क्या क्या काम हो जाना चाहिए, वो नियम को अगर आज भी फॉलो कीजिएगा तभी सक्सेसफुल रहिएगा, जो उस समय बता दिया गया था। क्या बताया था, पहला जो चक्र चलता था एक किसी भी मनुष्य का, वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करे, उसका जीवन का 4 चक्र माना गया है। पहला माना गया ब्रह्मचर्य। क्या माना गया है, ब्रह्मचर्य। तो ऐसा माना जाता था, आर्य समाज में स्थापना किया गया था कि 0 से लेकर के 25 साल तक का उम्र जो माना जाता है वो ब्रह्मचर्य का उम्र होता है। मतलब ब्रह्मचर्य का जितना भी नियम है उसी भी फॉलो करना। लेकिन आज तो यहाँ का ब्रह्मचर्य तो कोई फॉलो करता नहीं है।
तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था कि 0 से 25 साल तक ज्ञान की प्राप्ति करना। क्या प्राप्त करना? ज्ञान की प्राप्ति करना, जिसका मुख्य उद्देश्य वो धर्म पुरुषार्थ में, अगर उसका पहला काम होगा धर्म, मतलब ज्ञान की प्राप्ति करेंगे धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि वो वैदिक काल था उसे धर्म। लेकिन अभी हम लोग जो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं अपना भविष्य को उज्जवल करने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि विद्यार्थी को 25 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य माना जाना चाहिए। क्यों इस काल को डिवाइड किया था? ऐसा माना गया था आर्यों के अनुसार कि किसी भी मनुष्य का जीवन वर्ष 100 साल का होता है। वो 100 साल को पूरा 4 भाग में बांट दिया गया था, 25-25 साल करके। आप तो 100 साल तक तो जीता नहीं है। जीता है? नहीं जीता है, तो इसी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज करते ही है। 16 साल तक 10+10 पास करेंगे, 18 साल तक 10+2, 21 साल तक ग्रेजुएशन, और 21 साल के बाद 2 साल तक पीजी और 2 साल तैयारी। 25 साल में तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कितना स्लो पड़ेगा, 25 साल में नॉलेज खत्म हो जाएगा कि नहीं, क्या और बाकी रहेगा? लेकिन यहां तो देखते हैं कि 30-35 ही पार हो जाता है तो नहीं होता है, ज्ञान खत्म। वो पढ़ते रहता है, नौकरी का तैयारी करते रहता है। ठीक है, जनरली जो माना गया है यही है। ब्रह्मचर्य जो होता है 0 से, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी एकाग्रता, ध्यान, ज्ञान की ओर, विद्या ग्रहण करने की ओर लगाना चाहिए, ना कि दूसरे चीज में। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम आ गया है और 16 से ध्यान भ्रमित हो जाने लग जाता है विद्यार्थी का। पढ़ने करेगा, अभी यहाँ पढ़ाई करेगा तो फोन बजेगा, तो दूसरा का फोन बज रहा तो सुने का बतिया रहा, मेरा खिलाफ तो नहीं ना कोई बतिया रहा है। हाँ, अगर 2 फ्रेंड जा रहे साथ में, अगर एक फ्रेंड का फोन आ गया और अगर वो धीरे धीरे बतिया रहा तो बोलेगा लग रहा हमरे बारे में ये बतिया रहा है कुछ बुराई। मतलब अपने पर कॉन्फिडेंस कम होते जाता है। लेकिन वो नहीं, फॉलो कीजिएगा, अभी भी सक्सेसफुल। तो यहां जो बताया गया पुरुषार्थ मतलब धर्म, उस समय क्योंकि धर्म की शिक्षा दी जाती थी इसीलिए उसका मेन उद्देश्य धर्म का था। लेकिन अभी आपको जॉब की शिक्षा दी जाती है, तो याद रखिए कि 25 साल तक आप सेटल हो जाइए। सेटल में समझते हैं ना, सरकारी नौकरी मिल जाना चाहिए, दिमाग में लोड रखिए 25 साल तक। फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन समझते हैं, मतलब अब आपका शादीशुदा हो करके आपका पारिवारिक जीवन जीना है। कब से कब तक जीना है? 25 से लेकर के 50 साल तक। 25 से 50 साल तक पूरा घर को टाइम देना है। पारिवारिक जीवन जिसको बोला जाता है सांसारिक जीवन। कौन सा जीवन? सांसारिक जीवन। सांसारिक जीवन मतलब आपकी शादीशुदा, बेटा उटा सब कुछ होकर के 50 साल तक एकदम नीट एंड क्लीन। 25 से 50 साल तक, क्योंकि 25 साल तक आपको जीविका का पार्जन, नौकरी हो गया, जॉब। 25 से साल तक पूरा फैमिली के साथ बिताइए, क्योंकि फिर उसके बाद जिसका मुख्य देखो अर्थ और काम। अर्थ मतलब होता है पैसा कमाना और काम करना। तो मतलब 25 से 50 साल तक पूरा पैसा कमा लीजिए, इतना पैसा कि आपका नीचे का जनरेशन, ऊपर का जनरेशन कोई दिक्कत ना हो। वो 25 से 50 साल तक। फिर उसके बाद बोला गया है अगला जो होता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब अब आपको घर को त्याग देना है, अब घर का मोह माया नहीं, खत्म। उसका जो जीवन चलता है 50 से लेके 75 तक, माने 50 साल से अब घर द्वार त्याग दीजिए, आपका बेटा बेटी जो है उसको सौंप करके बोले अब हम चले अपनी दुनिया। तो वो जो चक्र चलता था कब बोलो का आर्य समाज में 50 से लेके 75 साल तक, मतलब ईश्वर ध्यान, मतलब अब अपना मोक्ष की ओर वो त्याग, ईश्वर का ध्यान करना। ठीक, अभी तक पूजा पाठ नहीं करना, इसीलिए अभी पूजा पाठ नहीं करेंगे चलेगा। तो वो जो होता है ईश्वर ध्यान करते रहना। इसमें क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए साधन। और अंत में सन्यासी जीवन, मतलब जंगल में जाकर के सन्यासी बन गए। अब क्या था? संपत्ति कोई नहीं। जैसे पुराना जमाने में राजा लोग हुआ करता, दिखते थे, अपना राज्य पाठ अपने पूरे नीचे वाले बेटा पुत्र को सौंप करके फिर उसके बाद निकल जाते थे जंगल में सन्यासी। तो उसी बोला गया लास्ट में जब 75 से 100 साल तक, मतलब जब तक जीवित रहे सन्यासी जीवन जिए, रहिए, खाइए, और ये मोक्ष के प्राप्त हेतु तपस्या करना, जिसे मोक्ष कहा जाता था। तो आर्य समाज के अनुसार, आर्य सामाजिक व्यवस्था के किसी भी मनुष्य के जीवन चक्र को 4 भाग में बांटे थे। ऐसा उनका मानना था कि किसी भी मनुष्य का जीवन अगर 100 साल का होता है तो 100 साल में किस वर्ष में कब तक काम करना चाहिए। मेरा मत यहां तक है कि आज के डेट में भी इसको फॉलो करना चाहिए, केवल इस चीज को चेंज करके। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को भी 25 साल की आयु होते होते एक गवर्नमेंट जॉब ले लेना चाहिए। और जो देखोगे जो आपका फैमिली में 25 साल तक आयु आते हैं तो गवर्नमेंट जॉब ले लोगे, देखो उसका फैमिली पूरा संतुलन में चलेगा। नहीं तो अगर 30-35 साल तक जॉब लेगा तो उसका संतुलन में चलेगा, कहां से पैसा लाएगा? ठीक, क्योंकि एजुकेशन तो आपको 18-3-21 साल में खत्म, ग्रेजुएशन भी अधिकारी बन सकते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य को फॉलो कीजिएगा ना तो पक्का नौकरी हो जाएगा, और नहीं फॉलो कीजिएगा तो नहीं होगा नौकरी।
तब फिर किसी वक्त गड़बड़ा जाएगा। तो शादी जहां होना चाहिए था 25 साल में, होगा 35 साल में। अब 35 साल में जहां शादी होगा तब बोले कौन जाएगा इधर ध्यान करे, जब तक जिंदा रहेंगे हम खाएंगे बैठ करके। गवर्नमेंट में कितना साल में रिटायर कर देती है? 60 साल में। आप एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कीजिएगा तो जेनविन 60 से 62 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। यहाँ 50 साल लिखा हुआ है। ठीक, तो किसी भी जीवन चक्र को आर्य समाज के अनुसार आश्रम व्यवस्था समझते हैं ना, क्योंकि पहले जो शिक्षा दिया करती थी घर में नहीं गुरुकुल में दिया जाता था। कितनों भी राजा हो महाराजा हो उसको गुरुकुल में आके शिक्षा लेना पड़ता था। क्यों? उसका वजह था। अभी आप घर जाइएगा, मम्मी का तबीयत खराब, पापा यहाँ भेज दिए वहां काम करना, आप पढ़िएगा कि घर में हम जितना होमवर्क देंगे घर में जाके घर में उज्जवल रहिएगा, घर का काम नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा गया। जय हिंद जय भारत। और आप गुरुकुल में रहा करते थे तो वहां पर आपको घर को त्याग करना पड़ता था। मतलब 25 वर्ष की आयु तक जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती है कंप्लीट, तब तक आपको गुरुकुल में अध्ययन करना पड़ता था। इसीलिए पहले आदमी इंटेलिजेंट होता था, बिना लिखे पढ़े श्रुति लिपि से दिमाग में कॉन्टेक्ट। और यहाँ तो दिमाग में देते हैं, ऑनलाइन में देते हैं, ऑफलाइन तो ये बाहर, फिर दूसरा दिन बाहर, फिर बोलते हैं सर एक बार रिवीजन करेंगे तब ना पढ़ेंगे। तो सोचो कितनी उसमें ज्ञान लोग लिया करता था। क्यों? एकाग्रता रहती थी। इसीलिए आज भी देखोगे उसका दूसरा रूप है हॉस्टल फैसिलिटी। लेकिन हॉस्टल अब नाम का रहा, जैसा नाम इंग्लिश काम। हॉस्टल नाम का रहा, पढ़ाई नहीं। तो गुरुकुल में इसीलिए शिक्षा दी जाती थी। चाहे आप गरीब फैमिली से हो, राजा हो, चाहे किसी भी वर्ग से लोग करते हो, आपकी शिक्षा गुरुकुल में ही मिलता था। मतलब वहां परिवार के माता पिता आपसे संपर्क नहीं कर सकते थे, वह बंदिश लगा हुआ करता था। तो वहां पर इसलिए क्योंकि आपका ध्यान भंग ना हो। जैसे आप बड़े बड़े जैसे अच्छे कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, जैसे बोर्डिंग स्कूल बोला जाता है, तो वहां पर क्या होता है ही ना बेंडिस लगा रहता है। सैनिक स्कूल में चले जाएंगे तो वहां पर नहीं मिलने दिया जाएगा, आपको बाहर ही रखा जाएगा। उसका छोटा रूप अभी गांव में देखो कस्तूरबा विद्यालय चल रहा है, जहां जहां खुला होगा तो वहां पर देखो क्या होता है, पेरेंट्स लोग को खाली मिलने के लिए बाहर से देता है, घर में नहीं देता है, क्योंकि आपकी एकाग्रता भंग ना हो। तो फिर आप माँ या पापा याद 2 दिन खोया रहे, ऐसा नहीं। तो समझ में आई बात। तो आर्य समाज का उस समय आश्रम व्यवस्था कितना भाग में बटा हुआ था? 4। पहला कौन सा? ब्रह्मचर्य। दूसरा कौन सा? गृहस्थ। तीसरा कौन सा? वानप्रस्थ। चौथा क्या? संन्यास। ब्रह्मचर्य का कार्यकाल कितना से कितना? 0 से 25। गृहस्थ जीवन कब से कब तक? 25 से 50। वानप्रस्थ कब से कब तक? 50 से 75। और लास्ट में सन्यासी बन जाना कब से कब तक? मतलब कोई मतलब नहीं, जाओ जो दुनिया हो रहा। कौन सा समझ में आई बात? तो ये थी वहां की आश्रम व्यवस्था, किसकी? आर्य समाज की। अब देखो, तो ये जो आर्य समाज का जो जीवन चक्र किस प्रकार एक व्यक्ति का जो 100 साल होता है वो बता दिया गया था। अब जो यहां था कि यहां पर व्यवसाय के आधार पर जो अभी बताएं 4 भाग में बांटा गया था, ऐसा मानना था। क्योंकि देखो वहां पर धार्मिक युग चल रहा था। धार्मिक युग करने का मतलब वेद से ही सारा नॉलेज मिल रहा था हम लोग को। तो वेद के अनुसार जो माना गया उसी के अनुसार सारा कुछ बताया गया कि जो व्यवसाय था तो ब्राह्मण था आपका पहला। दूसरा कौन सा ग्रुप में बांटा हुआ था बोलो? क्षत्रिय। और तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये जो व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार था। तो इसका वर्णन जो किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कौन सा मंडल में? बोले थे ऋग्वेद में भावों की संख्या टोटल कितना? 10। सूक्त की संख्या 1028। तो उसमें बोला गया था पुरुष सूक्त के में चतुर्वर्ण का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना गया है, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो होता है कि ब्राह्मण जो होता है परम पुरुष, जो आत्मा, जो मुख्य व्यक्ति होंगे जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, ऐसा माना गया है कि जो ब्राह्मण का निर्माण जो हुआ था उसी ब्रह्म के मुख से हुआ होगा। क्षत्रिय का निर्माण उसकी भुजाओं से हुआ होगा। वैश्य का निर्माण उसकी जांघों से हुआ होगा, जांघों से हुआ होगा। और शूद्र का निर्माण उसके पैरों से हुआ होगा। ऐसा उस वेद के काल के लोगों का मानना था, क्योंकि वो वैदिक सभ्यता चल रही थी। तो ऐसा माना गया। तो इसीलिए जो बोला गया ब्राह्मण को क्या माना था? ज्यादा पूज्य माना गया था। तो बोला गया जो मुख से हुआ होगा ब्रह्मा का निर्माण हुआ होगा, ब्राह्मण का। भुजाओं से किसका निर्माण हुआ होगा? क्षत्रिय से, जो लड़ाई करता होगा। फिर उसके बाद आपका जांघों से किसका निर्माण हुआ होगा? वैश्य का निर्माण हुआ होगा। और शूद्र का निर्माण किससे हुआ होगा? पैरों से। ये उनका मानना था। आगे बोला गया जो आपको बताए थे आर्य समाज कैसा था? पितृ प्रधान। कैसा समाज? कैसा?
मतलब पिता की प्रधानता, माता की प्रधानता नहीं हुआ करती थी। जो अभी का समाज भी हम लोग का ऐसा ही है। माता का कहीं अहमियत देते हैं? कोई भी नाम सर्टिफिकेट में बोलेंगे पिता का नाम जी, तब एडमिशन। माता का नाम बोलेगा तो रेयर केस में एडमिशन लेगा। ठीक, आगे तो सामाजिक व्यवस्था, अब इसको ध्यान से समझिएगा। बोला गया है समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार या कुल कहा जाता था। याद रखिएगा, समाज का सबसे छोटी इकाई अभी भी है, सबसे छोटा परिवार, फैमिली। फैमिली से बन हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिर बोला गया जिसका मुखिया कौन हुआ करता था? पिता हुआ करता था, जिसे क्या कहा जाता था? कुलप। क्या कहते थे? याद रखिएगा, परिवार का मुखिया, परिवार का मुखिया तभी है। पैसा का दरकार रहता था किससे मांगते हैं? पापा से कि मम्मी से? तो मम्मी किससे मांगती है? पापा से ही मांगते होंगे। नहीं, अभी थोड़ा जनरली तो काम करने वाले तो पेरेंट्स पापा ही होते हैं। घर का गृहिणी किसे? महिलाओं को माना जाता है मुख्य रूप से, जो अभी भी है लगभग। तो पैसा भले है, लेकिन यहाँ परंपरा है लड़का लोग को पैसा का दरकार पड़ेगा तो माँ से मांगेंगे, और लड़की लोग को पैसा का दरकार रहेगा तो पापा से। दोनों अल्टरनेट कन्वर्जन होता है। अगर दोनों एक सेम जेंडर से मांग लिए तब खैर नहीं है। शायद अगर लड़की लोग मम्मी से पैसा मांगी तो दो गो डायलॉग पहले मिलेगा, क्या करती है पैसा इतना, और लड़का को मांग लिया पापा से तो उसको दो गो डायलॉग मिलेगा कि अभी तक पैसा दे रहे, क्या कर रहा है यार करके, कौन पैसा के दरकार पड़ रहा। समझ में आए? इसीलिए ये नेचर है कि अपोजिट जनरेशन से मांगेगा पैसा तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो अपोजिट मम्मी से मांगना तो थोड़ा अलग स्टाइल में मिलेगा, अब पापा से लोगे तो कुछ अलग स्टाइल में मिलेगा, है ना। दोनों का देने का तरीका, देंगे तो दोनों ही देंगे, ठीक है, लेकिन दोनों का तरीका यही रहता है। ठीक है, चलिए, तो उस समय जो समाज की सबसे छोटी इकाई एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सी है? परिवार। परिवार का मुखिया, पिता को क्या कहा जाता था? कुलप। याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? कुलप। अब देखो, जो बोला जाता था उसमें पितृ प्रधान थी, लेकिन ऐसा माना गया है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे वहां स्त्री और महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। तो वही बोला गया है स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यज्ञ मतलब पूजा पाठ हवन जो हुआ करता था उसमें भाग लिया करती थी। कौन? महिलाएं, स्त्रियां। दूसरी सबसे अहम बात थी कि बाल विवाह और प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सोचो, धार्मिक वैदिक सभ्यता होने के बावजूद भी वहां बाल विवाह नहीं हुआ करता था, जो आज का टाइम में भी होता है बाल विवाह नहीं होता है। झारखंड में भी देखने को मिलता है, एज 10-12 साल का हुआ शादी विवाह हो जाता है। आदिवासी समाज में अभी भी होता है, छोटा एज में कर देगा। बाल विवाह को बोलते हैं प्रदा प्रथा। प्रदा प्रथा मतलब समझते हैं ना, कि पूरा शरीर कपड़े से ढक के रखना। वो अपने महिलाएं कहीं भी अपने पति के सिवाय वो किसी को चेहरा नहीं दिखा। जो राजस्थान में देखने को मिलेगी, इतना घूंघट ओढ़ के रहती है वो लोग, अपने पति के सिवाय कोई इसके चेहरा को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है। उसी को कहा जाता है प्रदा प्रथा। समझ में आई बात? तो देखो, उस काल में धर्म का होने के बावजूद भी देखो ये दो बड़ा काम नहीं होता था। अचीवमेंट थी कि बाल विवाह नहीं होने पर मतलब उन लोग को भी आगे डेवलप किया। अभी सपोज करो कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको अगर 10-12 साल में पारिवारिक जिम्मेवारी दे देगा तो जीव आगे डेवलप कर पाएगा नहीं, फिर वो अपना गृहस्थ जीवन में फंस जाएगा, खेती बाड़ी ये वो जीवन में खत्म हो गया भविष्य। सही में? तो आपको जो मिला है योगदान उसका यूज कीजिए, नहीं तो बोल देंगे सबके बाले विवाह चालू कर दो जो पढ़ता लिखता नहीं है। ठीक, गृहस्थ जीवन जाएगा, खेती बाड़ी करेगा, कम से कम धान उपजाएगा, कम से चावल वाल तो मिलेगा हम लोग को। ऐसी भी कोई खेती करने नहीं खोज रहा आप। ठीक है, अगला समझो। बोला गया था स्त्रियां उस जमाने में भी शिक्षा ग्रहण करती थी। देखिए कितनी अचीवमेंट है। अभी जो शिक्षाएं महिलाओं को दिया जाता नहीं, किसी तरह 10-12 पढ़ाया बस शादी विवाह करके भेज दिया। देखोगे अभी ग्रामीण में 10-12 पास हो गया तो मतलब उसको शादी का टिकट मिल रहा है। अब मेरे ग्रेजुएट होते होते उसका शादी होना फिक्स है। फिर बोलेगा अच्छा शादी विवाह कर लो, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करते रहना। तो देखो, लेकिन उस समय जो था महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिया गया था, शिक्षा ग्रहण। अगली बात थी, देखो याद रखिएगा 2 पॉइंट और लिखा गया है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता? अमाजू। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसी महिलाएं होती थी जो जीवन भर सन्यासी मतलब ब्रह्मचर्य वो पालन करती थी, शादीशुदा नहीं करती थी। तो उस जमाने में ऋग्वेदिक काल में उस तरह के महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। याद रखिएगा, मतलब जब वैदिक काल में अविवाहित रहने वाले या सन्यासी महिलाओं को किस नाम से कहा जाता था? अमाजू। समझ में आई बात? उसके बाद अगला जो नाम आता है
कि देखो जीविका पार्जन, जीविका मतलब अपना जीवन चलाने के लिए वेद वेदांत को पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय। क्या कहा जाता था? उपाध्याय। जैसे अभी वेद पढ़ते हैं पुरोहित कहा जाता है, पूजा पाठ करने वाले को पंडित कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। उसी जमाने में जो आप लोग वेद का मैंने अपना जीविका चलाने के लिए पूजा पाठ जो धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे, उन लोगों को हम लोग वेद क्या कहते थे? उपाध्याय। ऐसा नाम नहीं पड़ेगा। सन्यासी या अविवाहित महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाता था? अमाजू। और आपका पिता को किस नाम से पुकारा जाता था? कुलप। परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता। आगे आइए, ये चक्र को ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद होता है राजनीतिक व्यवस्था। सामाजिक के बाद ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक व्यवस्था कैसे था उसको समझिए। तो आर्य जो होता था, पहले बोले आपका क्या, जब भारत में प्रवेश किए तो वो कृषि पशुपालन करने लगे, फिर खेती बाड़ी करे, और इसी के काल में लोहा का आविष्कार हुआ। तो 1000 ईसा पूर्व के आते आते इन्होंने लोह धातु का खोज कर लिया, तो इन्होंने क्या बहुत सारे हथियार बना लिए। अब हथियार बनाने के बाद ये लोग युद्ध प्रिय भी हुआ करते थे। ये लोग का हाइट पूरा लंबा चौड़ा एकदम सैनिक के आकार होता था, और धीरे धीरे लोग राज्य में क्या होगा, लड़ाई भी चालू करने लग गए। तो जब लड़ाई चालू जब होगा तो वहां क्या होगा, प्रशासन की व्यवस्था होगा। जैसे आप अभी तक हजारीबाग में सपोज करो कि युद्ध करके जीत लिए अगला कोई दूसरा जिला को, तो वहां तो प्रशासन चलाना पड़ेगा। तो वो प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चले, तो यहां पर वो व्यवस्था की गई थी। तो देखो आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था आरोही क्रम में सजा गया है। आरोही मतलब छोटा से बड़ा कैसे चलता था आर्य समाज की प्रशासन व्यवस्था। तो बोला गया है आर्य समाज की प्रशासनिक व्यवस्था को 5 भागों में बांटा गया था। कितने भाग में? कितने भाग में? 5। तो सबसे छोटा होता सबसे पहले कुल, कुल के बाद आता था ग्राम, ग्राम के बाद आता था विष, विष के बाद आता था जन, और जन के बाद आता था राष्ट्र। तो इसमें सबसे पहला आता है ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। तो अभी भी ग्राम स्तर पर चुनाव होता है ना, क्या होता है? ग्राम, गांव का कंट्रोल करने वाला कौन होता है? मुखिया करता है। मुखिया के बाद फिर उसके बाद ऊपर से जाएंगे कहां हो जाते हैं, फिर उसके बाद पूरा पंचायत समिति पर आता है, फिर उसके बाद कहां जाते हैं? ब्लॉक लेवल पर जाते हैं, ब्लॉक से कहां जाते हैं? जिला पर जाते हैं, जिला से कहां जाते हैं? राज्य से जाते हैं, राज्य से कहां जाते हैं? केंद्र पर जाते हैं। ऐसे चलता है ना। तो उस जमाने में भी प्रशासन की व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या था? कुल। कुल के बाद कहां पर? ग्राम के बाद विष के बाद जन के बाद राष्ट्र। तो उसीलिए बोला गया था ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामणी। और विष के प्रधान को विषपति, और जन के शासन को राशन कहा जाता था। ये देखिए चार्ट से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये जो चार्ट आपका दिया गया है, जिसमें आपको कुछ बातें समझाई गई है, जैसा कि आपको प्रमुख, जैसे आपको बताया गया था पहला नाम कुलप। कुलप किसको कहा जाता था? बोलो। परिवार के मुखिया, अपने पिता को कहा जाता था। तो देखो यहां सबका प्रमुख पहला कुलप का नाम आता है, दूसरा कौन आता है? ग्रामणी आता है, तीसरा कौन आता है? विष आता है, और चौथा आपका होता है जनपति या राजा, जो राष्ट्र को रक्षा करता है। अब देखो जो परिवार को जो कंट्रोल करने वाला रहता है उसको क्या कहते थे हम लोग? कुलप। फिर उसके बाद इससे बड़ा वाला जो आएगा, फिर ग्राम स्तर पर जो बात करेंगे कौन आएगा? ग्रामीणी, जिसको मुखिया हम लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद ग्रामीण से जब ऊंचा आएंगे तो वंश, मतलब आपके वंशज में जितना बड़ा रहेंगे। विष जिसको कहते थे उसको कौन कंट्रोल करता था? विषपति। तो देखो कंट्रोल यहां देखो, परिवार में होता है एक रथ के समूह का सदस्य, जैसे आपके पिता का जितने भी संतान जन्मे वो उस परिवार का कंट्रोल, वो कंट्रोल थे। फिर अनेक परिवार के समूह, अनेक परिवार मतलब ग्राम में एक परिवार, 2 परिवार, बहुत सारा परिवार होता था। तो उसका जो कंट्रोल करने वाले इकाई का नाम क्या था? ग्राम। और ग्राम को कंट्रोल करने वाले क्या कहलाते थे? ग्रामीणी। फिर उसके बाद कई गांव, 2-3 गांव, 5-6 गांव मिला करके जो समूह बनता था उसको किस नाम से पुकारा जाता था? विष या वंशज। तो कई गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? विष या वंश। और इसका कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? विषपति। और अनेक विषों मतलब कई गांवों को मिला करके लगभग कितना मेंबर होते थे उसमें? 100। उसको क्या कहा जाता था? जन। और जन का कंट्रोल कौन करता था? जनपति या राजा, जो राष्ट्र को कंट्रोल करता था। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? तो रिमाइंड कर लीजिए। तो देखो ये जो इकाई होती, सबसे छोटी इकाई प्रशासन की इकाई क्या होता था? कुली होता था।
सबसे पहले आप बदमाशी कीजिएगा तो आपका बाबूजी को सूचना मिलेगा। पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, झूठे मूठे हजारीबाग में रहता है, गांव में ले जाओ खेती बाड़ी कराइए सब। ठीक, तो कुल में क्या होते थे, एक परिवार के सदस्य, उसको क्या कहा जाता था, कुल या परिवार। अनेक परिवारों के समूह को ग्राम, कई गांवों के समूह को बीस या वंश, फिर अनेक बीसों के समूह को जन। जन का कंट्रोल कौन करता था, जनपति या राजा। बीस या वंश का कंट्रोल कौन करता था, बीसपति। ग्राम को कौन कंट्रोल करता था, ग्रामीणी। कुल या परिवार को कौन कंट्रोल करता था, कुलप को क्या कहते थे, पिता। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल और बड़ी इकाई जन आपका, जिसका कंट्रोल राजा या जनपति होता था। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आइए, इसके बाद वही चीज लिखा गया था जो अभी हमने बताया सारा चीज। अगला देखिए, जैसा कि अगला स्टेप में आ रहा है आपका, बोला गया है चारागाह और बड़े जत्थे के प्रधान को, मतलब चारागाह समझते हैं ना, जो चारा चराने वाला, गाय चराने वाला, जो भी जानवर को चराते हैं, तो उसके बड़े जत्थे के प्रधान को क्या कहा जाता था, बृहस्पति। क्या कहा जाता था, बृहस्पति। आर्य के जमाने में जो युद्ध हुआ करता था, गायों के लिए लड़ाई जाता था। गाय को मुख्य धन माना जाता था, माने जिसका पास जितना गाय वो उतना अमीर। पहले जमाना में जिसका पास जितना गाय वो उतना अमीर। तो इसीलिए देखोगे महाभारत काल में गाय के लिए ही लड़ाई हुआ था। जब शिक्षा पूरी हो गया था, अर्जुन के गुरु का नाम क्या था, द्रोणाचार्य। तो जब शिक्षा पूरी कर लिया था, तो बोला था कि क्या गुरु दक्षिणा, तो अपना मित्र से बोला था कि जो बगल का राज्य में था, तो बोला था हमको गाय जीत के ला के देना है। ठीक है, तो पहले काल में जो लड़ाई हुआ करती थी गायों के लिए हुआ करती, जिसके पास जितना गाय वो उतना समृद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति है। तो वहां पर वही बोला गया, चारा गाय और जत्थे के प्रधान को क्या कहा जाता था, बृहस्पति। क्या, बृहस्पति। क्या बोले, बृहस्पति। हाँ, व्रज जिसको बोला जाता है। फिर उसके बाद राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख होते थे। राज्य अधिकारी मतलब जो राजा का अधिकार में सहायता करते थे कार्यों में, तो उसमें जो प्रमुख माना जाता था पुरोहित और सेनानी को। पुरोहित मतलब क्या, ब्राह्मण। राजा जब होता था तो अपने पहले गुरुदेव से आज्ञा, हाँ गुरुदेव जी हमको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, समझते हैं डिसीजन, तो वो डिसीजन लिया करता था। इसीलिए उस समय में पुरोहित की प्रधानता हुआ करती थी। और सेनानी तो होगा ही, सेनापति, ये सब जितने स्टाफ नीचे के रहते हैं, तो वो राज अधिकारी में पुरोहित और सेनानी क्या हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते थे। अब देखो दुर्गपति। दुर्गपति मतलब समझते हैं, दुर्ग जो होता है महलों जैसे छोट भवन से बड़ा होता है, तो वो जो होता था उसको किस नाम से उस जमाने में पुकारा जाता था, पूरब। किस नाम से, पूरब को दुर्गपति के। और आपका स्पंस को जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर। तो उस जमाना में गुप्तचर होता है, जैसे आप आए कोचिंग आए कि नहीं, बाबूजी को भेजा है पड़ोसी वाला, आपसे नहीं पूछेगा, आपका गांव का कोई रह गया हुआ गांव, अच्छा हम अपना बेटा को भेजे हजारीबाग में, पढ़ाई लिखाई करता है कि नहीं करता है। अगर वो भूल से बोल दिया कि नहीं करते हैं, तो देखो तुरते रिंग घूमेगा। अच्छा कहाँ पर हो अभी तुम, तो बोले नहीं अभी तुम कोचिंग में है। सही बोल रहा, कोचिंग में है, जरा बताओ तो मास्टर साहब से बात करवाओ तो कोचिंग में है, कहा नहीं। तो बोला कि आपका पड़ोसी की आया घूमने के लिए, सूचना कैसे लेते हैं आपके बारे में, आपका गांव मोहल्ला से ना सूचना लेते हैं, वो आपसे नहीं फोन करेंगे, जो तेज तर्रार पेरेंट होते हैं दूसरा से सूचना लेंगे। तो उस जमाने में भी जनता की गतिविधियों को गुप्तचर, जैसे अभी हम लोग का होता है सीबीआई, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआईडी, ये सभी क्या होता है, गुप्तचर विभाग है। तो उस काल में भी गुप्तचर विभाग होता करता था। उस गुप्तचर विभाग को क्या नाम से जाना जाता था, स्पंस। ठीक है, उसके बाद अपराधी को पकड़ने के लिए भी एक विभाग बना हुआ था। तो अपराधी के कार्यों को पकड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था उस जमाने में, उग्र। बोला हाँ, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, उसे कहा जाता उग्र। उग्रवादी नहीं, उग्र। उग्रवादी अलग हो गया। ठीक है, अब देखो युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व करता था वो राजा, क्योंकि वहां जो बताए थे लड़ाई जो हुआ करती थी वो क्या होता, धीरे धीरे कबीला, कबीला समझते हैं,
पूरा पूरा समुदाय लगभग 100-150 लोगों का, जहां पर एक बार निवास स्थान होता है। कविताएं, हाँ कबीलाएं, वो लोग क्या होते थे, उसका नेतृत्व राजा करता था। और युद्ध में के लिए जो शब्द यूज करते थे, याद रखिएगा कौन सा शब्द यूज होता था, गविष्टि। कौन सा शब्द, गविष्टि। युद्ध के लिए ऋग वैदिक काल में जिस शब्द का यूज किया जाता था, उस शब्द का नाम क्या था, गविष्टि। ठीक है, और इसका प्रयोग किया जाता था जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। मतलब अगर कोई भूल से उस जमाने में कोई दूसरा आदमी दूसरा का गाय पकड़ के ले गया, तब खैर नहीं, तब सीधा युद्ध, लड़ाई चालू, महाभारत। ठीक है, तो आज के जमाने में भी देखने को मिलता है, जरा आपका गैया दूसरा का खेत में घुसा दे तो तब देखो अभी कहानी सीधा चालू हो जाएगा, एक्शन रिप्लाई, मुखिया उखिया सब पहुंच जाएगा। ठीक है, शहर में तो नहीं, गांव में, क्योंकि उसकी फसल को चर जाता है और चरा ही देता है। अच्छा, उसका धान बहुत ज्यादा रहा, हमारा धान नहीं चरा दिया, अब बोलेगा चर गया, गाय चर गया, तो उसी के कारण विवाद ज्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आए आप लोगों को बात। चलो बता दो, फाइनली राउंड में चारागाह और बड़े जट्टे के प्रधान को किस नाम से जाना जाता था, बृहस्पति के नाम से जाना जाता था। दुर्गपति को किस नाम से कहते थे, ऐ बोलो किससे, पूरक। जनता के गतिविधियों को देखभाल या गुप्तचर विभाग को किस नाम से जाना जाता था, स्पंज। अपराधी के पकड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, उग्र कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था। युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, गविष्टि, जिसका मतलब क्या होता है, गायों की खोज। हाँ देखो, इसके बाद का भी है थोड़ा सा और अध्याय। देखो, गाय को जिस नाम से पुकारा जाता है उसे कहा जाता था अगधन्या। अधन्या का मतलब क्या होता है, ऋग वैदिक काल में गाय को सबसे पवित्र जंतु भी माना, जानवर माना जाता था। और माना जाता है कि इसे ना मारने योग्य पशु, मतलब इस पशु की आप हत्या नहीं कर सकते हैं। अगर किसी कारण बस इस पशु की हत्या कर देते हैं, तो देखो लिखा हुआ, गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले को वेदों में मृत्यु दंड और देश से निकाल दिया जाता था। तो उस काल में भूल से भी गाय की अगर कोई व्यक्ति हत्या कर दी जाती थी, तो उसकी सजा थी मृत्यु दंड या उसको देश से निकाल दिया जाता था। इतनी घोर सजा थी, क्योंकि गाय का ही तो सब कुछ था, संपत्ति, धन। इसीलिए गाय को बहुत ही प्रधानता दी जाती थी उस काल में। दूसरी नंबर बात कि आर्यों का मुख्य पेय सोमरस, जानते हैं, हाँ सोमरस, जिसको अभी बोलते हैं शराब, बियर भी इसकी जो बोलते हैं वही है सोमरस। तो सोमरस जो बोला जाता था वो किससे बनाया जाता था, वनस्पति। ठीक है, तो सोमरस उस जमाने में भी प्रयोग होता था और अभी भी प्रयोग होता है। अगली बात, उस जमाने में टीवी भी नहीं था, तो वो लोग भी मनोरंजन करते थे। डिजिटल इंडिया नहीं था, तो उन लोग के पास भी मनोरंजन था। तो उस समय मनोरंजन के लिए क्या करते थे, संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़। घुड़दौड़ मतलब समझते हैं, घोड़ा पर बैठ करके दौड़, रेस लगाना, वो। और उस काल का मुख्य व्यवसाय पहले बता दिए थे, पशुपालन। जब आपका लोहा का खोज हो गया तो वो लोग कृषि भी करने लग गए। ठीक, उस समय देखो, आर्यों का सबसे प्रिय पशु था घोड़ा। कौन सा सबसे प्रिय था, घोड़ा। इसलिए प्रिय था क्योंकि ये लोग युद्ध प्रिय हुआ करते थे, लड़ाई के ज्यादा शौकीन हुआ करते थे आर्य लोग। तभी तो ये लोग पूरे धीरे धीरे जाके साम्राज्य को हड़पने लगे। तो ये लोग युद्ध प्रिय होने के कारण ये लोग का प्रिय पशु जो क्या था, घोड़ा। और उसके बाद सबसे प्रिय देवता का नाम क्या था, इंद्र, क्योंकि पूजा पाठ भी क्या करते थे। तो आर्यों का सबसे प्रिय देवता का नाम इंद्र और सबसे प्रिय पशु घोड़ा। ठीक, अब देखो, आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु क्या था, लोहा। तो उस समय आर्य लोग जिसे क्या नाम से पुकारते थे, श्याम आयस। किस नाम से, श्याम आयस कहा जाता था। और तांबे को किस किस नाम से पुकारते थे, लोहित आयस। समझ में आएगी बात, तो याद रखिएगा। तो आर्यों द्वारा खोजा गया धातु का नाम लोहा। 1000 ईसा पूर्व के आते आते इन्होंने लोहा की खोज कर ली थी आर्यों ने। ठीक, तो आर्यों लोग लोहा को किस नाम से पुकारते थे, सामयस, और तांबे को लोहित आयस के नाम से। ठीक है, तो यहां से फिर एक और बचेगा काल, जिसके आगे की परंपरा। आज की कक्षा यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।